नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी खबर भोपाल से, जहां शाम को कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और तीसरी खबर विदिशा से है, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ 30 गौशालाओं का भूमि पूजन करेंगे और कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो ये तीन वो खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो पीएम मोदी आज धार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को धार से विजय संकल्प रैली को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक देंगे। इस रैली में धार और रतलाम झाबुआ के समर्थक शामिल होंगे। दोनों लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इन इलाकों में बड़ी आदिवासी आबादी निवास करती है। साथ ही गुजरात का इलाका भी इसी क्षेत्र से लगता है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो पहली बार रैली धार में कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का धार दौरा। पीएम दोपहर 2:20 पर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। धार के लिए 2:25 पर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 3 बजे पीएम धार से पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित कर पीएम 4 बजे इंदौर रवाना होंगे। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आ रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं वो जो धार है, झाबुआ है, उससे लगा हुआ ट्राइबल एरिया जिसको हम कहते हैं, उन लोगों के बीच में माननीय मोदी जी आज जा रहे हैं। कल आएंगे। पहली बार आपके कहने के अनुसार जैसे विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आ रहे हैं। धार में भोजशाला का मुद्दा सुर्खियों में रहता है और पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भोजशाला में सरस्वती की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम से लाकर स्थापित करने की बात कही थी, लेकिन 5 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। इस पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस बार सरकार बनते ही ये वादा पूरा कर दिया जाएगा। देखो, कुछ प्रश्न ये ऐसे होते हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कहा, दूसरे देश भी उसमें शामिल है, कुछ वातावरण भी शामिल है, कई सारी चीजें होती है। अभी ऐसा है ना, मोदी जी अभी तो बहुत साल रहेंगे, चिंता मत करो, और मेरा विश्वास है ये उन्हीं के कार्यकाल में ये सब काम हो जाएंगे। रैली की सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने रैली स्थल का निरीक्षण किया और जनता के आशीर्वाद की उम्मीद जताई। तो वहीं कांग्रेस ने पीएम के इस दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पहली उनकी सभा है और ये सभा 2 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर है और जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, जनता जिस तरह से आशीर्वाद देने को तैयार है, उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि कल की ये सभा उनकी एक ऐतिहासिक सभा होगी। देखिए, कांग्रेस तो लॉलीपॉप भी नहीं दे पा रही है। रोज किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर नित नए बहाने आ रहे। पहले नए नए फॉर्म आ रहे थे, लाल पीले नीले, उसके बाद प्रक्रिया में है, उसके बाद कमलनाथ जी बोलते हैं हम तो केवल 25 ही लाख किसानों को कर पाएंगे, उसके बाद बोलते हैं 15 मार्च तक कर पाएंगे। अब 15 मार्च के बाद पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस अपनी जो लापरवाही है और वादा खिलाफी, उससे बाहर नहीं आ पा रही है, इसीलिए अपने द्वंद्व में फंस चुकी है। किसी भी दिन कमलनाथ जी त्यागपत्र दे के यहाँ से निकल सकते हैं और सिंधिया जी कमान संभाल सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो है किसान बहुत पीड़ित 15 साल तक रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों का जो है आदरणीय कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो इस कर्जा माफ़ी की आलोचना करने की बजाय, जो छोटे छोटे किसानों को लाभ पहुँच रहा है, उसकी आलोचना करने की बजाय शिवराज सिंह जी से इस बात का प्रश्न करें कि 2011 से लगातार जो किसानों के नाम पर लिए गए फर्जी ऋण के घोटाले पकड़े गए थे सैकड़ों करोड़ों के, उन पर जो है शिवराज सिंह जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। एमपी में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रैली करेंगे।
विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में बीजेपी की 15 साल पुरानी सत्ता चली गई। बीजेपी की इस चुनावी हार के बाद धार में पीएम की मंगलवार को होने वाली रैली को सियासी लिहाज से अहम आंका जा रहा है। न्यूज 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से जितेंद्र शर्मा और धार से नवीन मेहर की रिपोर्ट। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार है जब पीएम मोदी शंखनाद बजाने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और इस बात से ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है ये विजय संकल्प रैली, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ही अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया कि धार में ये रैली होने वाली है, बड़े तौर पे हाई सिक्योरिटी लेवल है, और बीच में इंदौर होते हुए पीएम मोदी धार पहुंचेंगे और इस धार की रैली में तमाम मुद्दों को बुझाने की कोशिश करेंगे जो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा एजेंडा बन सकता है। विजय संकल्प रैली है जहां पर हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में ऐसी बताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि लोग आएंगे और इस रैली के ही माध्यम से बीजेपी अपनी रणनीतियों को टारगेट करेगी, रणनीतियों पर बात करेगी, फोकस करेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कार्यकर्ता, अगर जनता बीजेपी को चुनती है तो किन मायनों में उनका भला हो सकता है, क्या कुछ लाभ उन्हें मिल सकते हैं। इसलिए ये धार की रैली है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। उस लिहाज से ये रैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली और आखिरी रैली बताई जा रही है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इस पूरी रैली के माध्यम से ही बीजेपी अपने तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश में करेगी और जनता को किस तरह से अपने हक में ले पाए, उनको मोटिवेट कर पाए, उनको ये बता पाए कि बीजेपी को वोट देना उनके लिए लाभकारी होगा। इस बात पर भी अहम भूमिका निभाने के लिए ये रैली बहुत बड़ा मकसद रखती है। जिस आदिवासी क्षेत्र में पीएम मोदी आज जाने वाले हैं और उसके अलावा साथ के लगा हुआ पूरा मालवा क्षेत्र अगर समझ लिया जाए तो क्या माना जा रहा है कि उस वोट बैंक को वापस से साध पाएंगे? देखिए, आदिवासी वोट बैंक हमेशा से टारगेट पे रहा है। बात अगर विधानसभा चुनाव की भी करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस वोट बैंक को हथियाने के लिए तमाम अपने रणनीतियों पर काम कर रही थी, और विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि आदिवासियों पर ही तमाम तरह की घोषणाएं की गई, तमाम तरह के वचन पत्र में जैसा कांग्रेस ने अपने लिखे थे आदिवासियों को लाभ देने की बातें और कई घोषणाएं, योजनाएं उनके लिए चलाई गई थी। इसका एक बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस आदिवासी वोट को हत्या पाई अपने विधानसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव है, बड़े पैमाने पर यह चुनाव होने वाला है, और इस बात को लेकर के बीजेपी भी तमाम कोशिशों में लगी हुई है कि ये आदिवासी वोट बैंक बड़ा वोट बैंक होता है, और उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी बहुमूल्य के लोग ज्यादा रहते हैं वहां जाकर के अगर बीजेपी अपनी योजनाओं की, रणनीतियों का प्रचार प्रसार करती है तो हो सकता है ये वोट बैंक कांग्रेस के पाले में जाकर के या किसी अन्य पार्टी के पाले में ना जाकर के उनकी पार्टी में गिरे। इसलिए एक मेन फोकस बनाया गया है आदिवासी वोट बैंक हथियाने के लिए, और आज इसी वजह से धार में ये रैली का आयोजन किया जा रहा है ताकि वहां की जनता को बीजेपी अपने हक में कर पाए और वहां का एक बड़ा वोट बैंक उनके हक में आ पाए, जो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। चलिए, बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है, और इसकी अहमियत इस बात से ही लगाई जा सकती है कि चुनाव अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाजापुर में कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सेना के कंधे पर राजनीतिक कर रखी है और सेना के कंधे पर बंदूक रखकर चला रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सज्जन सिंह वर्मा ने एयर स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा करते हुए कहा कि सेना ने चमत्कार किया है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कन्या विवाह समारोह में शिरकत कर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। भाई, पूरा देश सेना के जवानों को सलाम कर रहा है, अभिनंदन को सलाम कर रहा है, और नरेंद्र मोदी तो ऐसा बता रहे हैं कि वही युद्ध लड़ने चले गए थे वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक वही करके आए हैं। सेना के कंधे पे राजनीति की बंदूक रख के चलाना ये किसी भी राजनीतिक दल के ठीक नहीं है। सेना ने चमत्कार किया, उसे प्रणाम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था।
इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। अब लोकसभा चुनाव के लिए भी लगभग यही स्थिति है और महिला वोट बैंक को साधने के लिए दोनों पार्टियां जोर लगा रही है। बीजेपी इसके लिए 6 मार्च को भोपाल में महिला सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, तो इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सभी वर्गों के लिए बेतहाशा काम किए हैं। उन वर्गों तक उनकी ठीक से जानकारी पहुंचे और राय भी आए, कुछ ठीक विषय आता है, कुछ ठीक फीडबैक आता है, तो आगे और कैसे बढ़ना है, इसके लिए सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी सिलसिले में महिला वर्ग के लिए कार्यक्रम हो रहा है। ये महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा सवाल था, जिस पर इस सरकार को लुढ़का दिया महिलाओं ने, वो सवाल था महिला सुरक्षा को लेकर। हमारी सरकार जो है कमलनाथ जी की सरकार, और कमलनाथ जी स्वयं इसको लेकर बहुत सजग हैं। लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी प्लान T6 यानी कि ट्राइबल बहुल्य 6 सीटों के लिए रणनीति बना रही है। इसके लिए आदिवासी इलाके उमरिया में अमित शाह की बाइक रैली हो चुकी है और अब धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने आ रहे हैं। आदिवासी बहुल 6 सीटों में से अभी 5 पर बीजेपी है और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ सरकार अपना वचन पत्र पूरा करेगी और लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। दूसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का जो 5 धार तारीख, तो ऐसे अलग अलग ट्राइबल क्षेत्रों में इसको थोड़ा फोकस करके कार्यक्रमों को आगे कर रहे हैं और इसी दृष्टि से ये सारी रचना के बारे में बातचीत चल रही है। प्रदेश चुनाव में केवल ध्येय नहीं ये था कि हमें लोकसभा में आदिवासियों के लिए क्या करना है। प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की शासन था, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में, उस समय आदिवासियों के लिए वन भूमि, वन में उपज, उनकी पूरी व्यवस्थाएं बनाई थी। उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सके वो किया गया था। माननीय कमलनाथ जी ने भी वचन पत्र में आदिवासियों के लिए पूरी सोच के साथ में उतरे हैं और निश्चित ही जो हमने विचार वचन पत्र में रखे उन्हें 100% पूरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे अपने जन्मदिन पर मिले उपहारों को नीलाम करेंगे और इससे जो राशि जमा होगी उसे वे गरीबों में दान करने वाले हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एक गैर राजनीतिक कोष भी बनाने का ऐलान किया है। इस कोष के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी। आपको बता दें कि पद से हटने के बाद आज यानी 5 मार्च को शिवराज सिंह अपना पहला जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमोह में कांग्रेस विधायक का राहुल लोधी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की, क्योंकि जब विधायक का बांदकपुर शिव मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे तो स्थानीय लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे लोग भड़क गए और हंगामे के साथ विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि विधायक ने वीआईपी दर्शन से इनकार करते हुए कहा कि लोग गलतफहमी का शिकार हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। अलीराजपुर के बोरी गांव में सरकारी लापरवाही के चलते सैकड़ों ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इस गांव को सरकारी दस्तावेजों में शासकीय गांव का दर्जा दिया गया है, जिससे गांव की जमीन भी सरकारी घोषित हो गई है और अब इस गांव में लोग जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या पिछले 3 सालों से बनी हुई है। ग्रामीण सरकारी दफ्तरों से लेकर कोर्ट तक के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। अधिकारी कहते हैं कि जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। बोरी की मूल समस्या ये है, ये बोरी जो है वो सर्वे नंबर 170/1 पे बसा हुआ गांव है। लगभग 90 से 95% जो गांव बसा हुआ है वो सर्वे नंबर 170/1 पर है। प्रशासनिक गलती की वजह से जब कंप्यूटर में रिकॉर्ड दर्ज हुआ तो ये सर्वे नंबर जो है वो शासकीय रूप में आ गया, जिसके कारण गाँव में कोई भी खरीदी बिक्री होने पर रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही है। रजिस्ट्री हो रहा ही नहीं, गांव वाले परेशान होकर मेरे पास आते हैं, तुम सरपंच साहब प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहे? तो मैं कहता भाई हम रजिस्ट्री वहाँ से आगे से रुके ली है, तो हम प्रमाण पत्र कैसे जारी करेंगे? पूरा मामला ये है कि जो ग्राम बोरी की आबादी की भूमि है वो पूर्व में शासकीय त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज हो गई थी, जिसका विधिवत तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण दर्ज होके उसकी इंदराज को दुरुस्त कर दिया गया था और बाद में कलेक्टर साहब की ID से उसको अपडेट करके फिर से आबादी मद में दर्ज कर दिया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर की त्रुटि से वो फिर से शासकीय शो हो रहा है।
तो उसको हम फिर से दर्ज करवा देंगे आबादी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में मालवीय चौक स्थित अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स में देर रात भीषण आग लग गई और आग लग जाने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दमकल गार्डियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। केंद्र सरकार की तर्ज पर एमपी सरकार भी अनुपयोगी कानूनों को रद्द कर सकती है। राज्य विधि आयोग ने ऐसे कानूनों का अध्ययन शुरू कर दिया है। अब तक लगभग 1000 कानूनों का अध्ययन किया जा चुका है और करीब 350 कानूनों का परीक्षण किया गया है। इसमें से 50 कानून वर्तमान परिस्थिति में अनुपयोगी पाए गए हैं। इन कानूनों की या तो अवधि समाप्त हो चुकी है या फिर वर्तमान में प्रभावी नहीं है। इसलिए आयोग ने इन्हें रद्द करने की सिफारिश का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो अगले 1 माह में राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है। विधि विभाग समय समय पे इसका परीक्षण करता है और जो चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार, जो कानून विदों से सलाह लेकर जो अनुपयोगी कानून होते हैं उनको किया जाता है। अभी हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या किस तरह से इसको किया जाएगा, लेकिन जो अनुपयोगी हैं वो निश्चित तौर पर उनको डिलीट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में हर दिन 31 लोगों की मौत हो रही है। पीटीआरआई की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हुए सड़क हादसे में 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर साल मौत का ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों को लेकर पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर गृह विभाग को भेजी है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सड़क हादसों में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। साल 2014 सड़क हादसों में 8,272 लोगों की मौत। साल 2015 में 9,044 लोगों की मौत। साल 2016 में 8,934 लोगों की मौत। साल 2017 में 10,457 की मौत। साल 2018 में 11,456 लोगों की मौत, यानी कि कुल मिलाकर 48,163 लोगों की मौत। दरअसल राज्य सरकार ने हादसों की वजहों का पता करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया था। एमपी में विशेष रूप से सड़क इंजीनियरिंग हादसों की मुख्य वजह मानी जाती है। तेज रफ्तार से वाहन चलाना, ओवरलोड, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट समेत ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भी सड़क हादसों की वजह बनती है। वहीं सड़क हादसों को रोकने के लिए भी प्रदेश में ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही है, जहां एक साल में 5 मौतें या 12 दुर्घटनाएं होती है। इसमें गिरावट आए और इस तरह की घटनाएं न हो, इस पर सख्त हम लोग आगे निर्णय लेने वाले हैं। इससे संबंधित भी अभी हमारी बात और हमारी चर्चा हमारे महकमे के साथ में हुई है। हर साल सड़क हादसों को रोकने के लिए तमाम कवायद की जाती है। कमलनाथ सरकार ने भी अधिकारियों को सड़क हादसों को रोकने के निर्देश दिए हैं। पीटीआरआई भी सड़क हादसों के पीछे की वजह पर अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट दे रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है सरकार रिपोर्ट पर गंभीरता से पहल करे। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।